अभी हम मौजूद हैं मुंबई में जूहू स्थित इलाके में और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके अर्चना गौतम जी हमारे साथ में मौजूद है। उनके साथ कल एक निंदनीय दुखद घटना घटी जिसको हम भी कंडेम करते हैं। उन पे एक अटैक किया गया दिल्ली में, और दिल्ली में कांग्रेस की जो ऑफिस है उसके बाहर उन पर ये अटैक किया गया। तो ये जानते हैं कि इस जो घटना इन पे घटी, इनके दिमाग पे, इनकी पूरी ज़िंदगी पे किस तरह से उसका प्रभाव हुआ है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डर गई हूँ, क्योंकि मैं एक दबंग लड़की थी और हूँ और हमेशा रहूँगी। और मेरे अंदर जो खून है वो बाबा साहब अम्बेडकर का है, तो डरने की तो सवाल ही नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मार देगा। तो उसके पहले मैं ऐसा काम करके जाऊँगी कि दुनिया मुझे याद रखे। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों के लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और आज कल मैंने खुद प्रैक्टिकल देख लिया कि उस लड़की पे क्या बीतती है जब वो मदद मांगती है। अभी आपने देखा होगा कि उज्जैन में एक 12 साल की लड़की का रेप हो गया है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, और वो मतलब आधे कपड़ों में लोगों से मदद मांग रही है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। गेट खोल के सब खड़े हैं देखने के लिए। तो मैं सिर्फ जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि कल को उसकी जगह अगर आपकी बेटी हुई या आपकी बहन हुई या आपकी बीवी हुई तो भी क्या आप इसी तरह से देखेंगे? तो ये गलत है। तो हर लड़की को आपको अपनी बेटी, बहन या अपनी बीवी समझ के उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। मेरे रोंगटे काँप गए थे जब मेरे पापा को गिराया गया और मेरे बाल खींचे गए, मेरे थप्पड़ मारा गया, मेरे ड्राइवर का सर फोड़ दिया गया। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाई है, पहले भी आपने देखी होगी और अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हालत थी मेरे ड्राइवर की। ये देखिए, ये हालत मेरे ड्राइवर की थी। आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा उसका सर फोड़ा गया है। तो ये शोभा नहीं देता हम भारतीयों पे, ये सब शोभा तो बिल्कुल भी नहीं देता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। किस बात की सज़ा मिल रही है मुझको? मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आना चाह रही थी अपने कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस का हिस्सा हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कांग्रेस के लिए कुछ करूं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी राहुल गांधी जैसी मेहनत करूं, अपने वरिष्ठ नेताओं जैसी मेहनत करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, लड़कियों के लिए कुछ करूं। क्या मेरा हक नहीं बनता? मेरे साथ इस तरह से बदसलूकी होती है क्या? तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो आपको इस मामले के रिलेटेड क्या प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी का या कांग्रेस के जो मुख्यालय है उससे आपको कोई कांटेक्ट किया, फ़ोन आया आपको? नहीं, देखो, मुझे अभी तक फ़ोन नहीं आया है, बट हाँ, मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया है। वो मेरे सपोर्ट में है और वो कोशिश कर रहे हैं मुझे मिलाने की। और जैसे ही मुझे लगता है कि जिस दिन मैं मिलूँगी उस दिन मैं सारे जो संदीप सिंह के जो काले चिट्ठे हैं जो दुनिया के पास हैं और मेरे पास भी हैं वो सब मैं रखूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि संदीप सिंह का अंत होने वाला है और बहुत ज़्यादा वो हो चुका उसका, जो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर चुका है उसका। क्योंकि उसके पाप के घड़े को भरने के लिए कोई ना कोई आ रहा था। जिस हिसाब से उसने जो मेरी दुर्गति की है, मुझे एक द्रौपदी बना के मेरा सरेआम अपहरण कराने की कोशिश की है, तो उसको मैं बताना चाहती हूँ कि भाई अब तुम्हारा जो घड़ा है, पाप का घड़ा, उसको मैं ही भरूंगी और मैं ये लड़ाई नहीं रोकने वाली हूँ, चाहे मुझे इसके लिए आगे तक जाना पड़ेगा। पर मैं तब तक दम नहीं लूँगी जब तक मैं राहुल गांधी जी से मिल ना लूँ। क्या आपको लगता है आपको पर्सनली टारगेट किया गया और आपके ऊपर ये अटैक फुल प्लानिंग के साथ एक्चुअली उसने मुझ पे टारगेट नहीं किया है, उसने मेरी जाति पे टारगेट किया है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं जाटव हूँ। और जो संदीप सिंह का जो पूरा नाम है वो है ठाकुर संदीप सिंह। वो स्टार्टिंग से ही मुझे नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं और इतना कुछ करूं, और अपनी लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूं। तो मुझे लगता है कि उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेरी जाति, क्योंकि वो जाति मानसिकता वाला इंसान है जो ये सब चीज़ें करता है। और मेरे साथ ही नहीं, उसने यूपी में जिन को भी सेट किया हुआ है अपने इर्द गिर्द, और सिस्टम में जो भी सेट हुआ है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, जिसको भी उसने सेट किया हुआ है वो जातिवाद से ही उसने सेट किया हुआ है। तो वो जाति मानसिकता वाला इंसान है। क्या आप बिग बॉस में भी थे और क्या आपके जो बॉलीवुड के जो आपके जो जितने सर्कल है आपका ग्रुप, उनमें से किसी ने आपको दुख जाहिर किया, आपको कॉल किया? बिल्कुल मुझे किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जितने भी मेरे खतरों के खिलाड़ी थे उनमें से कितने लोगों के मुझे कॉल आए हैं और बिग बॉस से मुझे कितने लोगों के कॉल आए हैं। इनफैक्ट सबसे पहला कॉल तो ये मेरे प्रोड्यूसर हैं चांदनी जी, इनका मुझे कॉल आया है। और इन्होंने मेरी मतलब कल मैं जब दिल्ली में मैं एक जगह बैठी हुई थी जहाँ पे किसी को भी मेरी लोकेशन नहीं पता था, क्योंकि मैं डरी हुई थी कल, क्योंकि वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे।
और इन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने घर पे जाओ, बट उस वक्त मेरा था कि मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच के अपने घर आना है, क्योंकि मुझे मुंबई में सेफ़ फील हुआ कि मेरा घर ही मुझे सेफ़ है। मैं दिल्ली में सेफ़ फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चारों तरफ लोग थे। और जब मैं एफ़आईआर करवाने गई तब भी मुझे मना कर दिया गया, एफ़आईआर मत कराओ। तो मैंने, ठीक है, उस वक्त मुझे अपनी जान बचानी थी, मैंने एफ़आईआर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं एफ़आईआर करती तो शायद कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, क्योंकि वहाँ उसका एरिया था। तो कहते हैं ना, अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो मुझे बस अपनी जान बचानी थी, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको सब सच बताया कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई हैं। चांदनी जी, देखा जब ये आपका नाम इन्होंने मेंशन किया, जी। तो कितनी स्ट्रॉन्ग है अर्चना गौतम जी? और देखिए, ये तो सब जानते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इन्होंने संदीप सिंह का नाम लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान जो मानसिकता है आपकी, और आप औरतों को बढ़ते हुए नहीं देखते हैं आगे। जो इन्होंने संघर्ष किया है, जैसे ये बताते हैं दलित समाज से जैसे ये हैं, वहाँ से उठ के यहाँ तक आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मुझे लगता है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो आगे बढ़ते हुए औरतों को नहीं देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी मानसिकता सबसे पहले चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, जब आप इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा है, तो इतने सालों में भी अगर आप वहाँ रह के ये चीज़ें नहीं सीख पाए हैं कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता है, स्पेशली जैसे इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके बाल खींचे गए, गाड़ी के बोनट पे इनका सर मारा गया, इनके पिताजी को इतना हार्म किया, स्टाफ को इतना हार्म किया। मतलब जब आप किसी भावना से जाते हो, आप उनको कंग्रेचुलेशंस करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हो जो भी महिला आरक्षण का हमारा बिल पारित हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इस मानसिकता की जड़ों से इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि चाहे इंडस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, और अपने देश की जो हर महिला है, मैं चाहती हूँ वो इस सपोर्ट में आएँ। और क्योंकि अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो हज़ारों करोड़ों महिलाओं में ये हो जाता है कि गलती अगर हुई है किसी से भी, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, अगर आप आवाज़ उठाते हो तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो मेरा यही मानना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये इनका वो है कि आगे ये लीगल अगर इस पर एक्शन लेते हैं, मैं खुद दिल्ली से हूँ, अगर इनको वहाँ पे किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे भी खड़ी हूँ इनके साथ, और यहाँ पे तो हम साथ में काम करेंगे। एक जस्टिस फॉर अर्चना करके, आपके फैंस बेस आपके सब सपोर्ट में है, तो उनको जस्टिस, उनके लिए एक न्याय जो उनको लगे कि हाँ हमारे जो आइडल है उनके साथ न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है, तो आप लीगल एक्शन किस तरह से? आप मैं लीगल एक्शन ये लेना चाहूँगी, जो इतने भी मेरे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। क्योंकि जो आपकी मेहनत है, संदीप जैसे लोग उनकी मेहनत को पानी में मिला रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। एक बार प्लीज़, एक बार मुझे बुलाइए और मैं आपको सब सच बताती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, क्योंकि इसको करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी जांच पड़ताल की जाए कि ये संदीप सिंह ने क्यों किया और क्यों कैसे किया। थैंक यू।